Hello. So friends, I am Dr. Tanu Jain, presently posted in Ministry of Defense. So I gave my paper, my civil services with philosophy 3 times, and every time I scored good. So just to establish my credibility, I am telling you that I scored good each time. Um, so starting, so you all have philosophy optional. So who are second timers for philosophy? Or everybody is a first timer? All of you are first timers. Okay. Philosophy as an optional is definitely very good in the sense syllabus छोटा है, हम सबको पता है, मतलब जनरली लोग फिलोसफी इसलिए लेते हैं कि सिलेबस छोटा है, जल्दी हो जाएगा, स्कोरिंग है और मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल है, बस रटना होता है. ये तो है ही, ये सब एडवांटेजेस फिलोसफी में है ही. इसके अलावा जो फिलॉसफी की नॉलेज है वो आपको दूसरे पेपर्स में भी बहुत हेल्प करती है, खास करके एस्से और एथिक्स. एस्से इज अ बिग चंक, एथिक्स इज अ बिग चंक. उसके बाद आपका जो रह जाता है वो जीएस ही रह जाता है. तो आप जो इसके थिंकर्स हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल फ्रीली यूज करें अपने बाकी पेपर्स के अंदर भी. डोंट थिंक कि हम लास्की का नाम ना लिखें. लिखो आप लास्की. सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है फिलॉसफी या नहीं पढ़ रखा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है या थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रखा है? ओके. सो फिलॉसफी के अंदर हम लोगों को इम्पॉर्टेंट मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे फिलॉसफी, कैसा करना चाहिए. आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरह से सेल्फ स्टडी करनी है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लेंगे. ठीक है. तो ऑप्शनल, एज एन ऑप्शनल ये छोटा है, ये तो हमें पता है, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत कंडेंस है. कंडेंस इन द सेंस कि आप इसमें फट्टे नहीं मार सकते हैं, है ना. अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं अच्छे आंसर्स, नहीं तो बहुत ही जेनरिक आंसर्स निकल कर आते हैं और उन जेनरिक आंसर्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो हम लोगों को जब भी हम पढ़ेंगे फिलॉसफी तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जेनरिक ना हो, लगे कि इस बच्चे ने फिलॉसफी पढ़ी है. मतलब अगर मैं ऐसे ही जनरली आपसे पूछूं कि बताओ कौटिल्य ने क्या बोला है ना, तो यू कैन गिव मी अ जेनरिक आंसर कि कौटिल्य जो थे वो इस शताब्दी में हुए थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया था, ये किया था. दिस इज अ जेनरिक आंसर. लेकिन अगर इसी के अंदर आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बना दोगे जैसे कि भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, इस कंटेक्स्ट में लिखी थी, उस वक्त पे एक खंडित भारत था, उसको अखंड भारत बनाने के लिए ही वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम, और सोसाइटल इकोनॉमी पॉलिटिक्स इन सबके सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए उनकी जो बुक अर्थशास्त्र है उसमें ये 5-6 मेन बातें कही गई हैं कि जो प्रिंस होता है वो सबका ख्याल रखता है, जो प्रिंस होता है वो भी धर्म के अधीन होता है. सो विच वन इज अपियरिंग बेटर? द सेकेंड वन. इसमें पता चल रहा है कि वी हैव रेड इट एंड वी नो इट. जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाले के अंदर कुछ खराब बात बोली थी हमने, इसमें भी यही बात थी, इसमें भी अलग थोड़ा सा अलग हो गया बस. इसके अंदर हमने जैसे एक पैसे का शो ऑफ होता है ना, वैसे ही नॉलेज का शो ऑफ होता है. सो इन सेकेंड आंसर यू हैव शोड योर नॉलेज कि यस मुझे पता है. यू हैव आर्टिकुलेटेड इट बेटर, यू हैव जस्ट आर्टिकुलेटेड इट. ऊपर नीचे को आपने करके नॉलेज को ऐसे पेश किया कि उस सामने वाले को बेहतर समझ आया. ठीक है. सो फिलॉसफी के अंदर हम जब पढ़ेंगे तब भी स्पेसिफिक की तरफ कोशिश करेंगे हम पढ़ें, और जब लिखेंगे तब भी हम कोशिश करेंगे कि हम स्पेसिफिक की तरफ लिखें. तो अभी आप सबने फिलॉसफी ऑप्शन ले लिया है या सम पीपल आर अनडिसाइडेड अबाउट इट? Undecided about it. Okay. So for people who are undecided about it, I'll say explore everything. Don't jump onto one optional or the other. है ना, क्योंकि एक बार आपने एक ऑप्शनल ले लिया, उसको आपने पढ़ना चालू कर दिया, उसके बाद उसे चेंज करना इज नॉट अ गुड डिसीजन. इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, I'll rather say. क्योंकि
इतनी मेहनत लगती है एक ऑप्शनल को तैयार करने में, और उसके बाद आपको एक साल बाद रियलाइज हो कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, या आई एम नॉट एबल टू राइट आंसर्स, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, सो इट विल बी अ वेरी फ्यूटाइल एफर्ट. सो थिंक वेदर यू वांट टू डू इट, बिकॉज फिलोसफी के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस तो आपको सब पता ही होंगे. वैसे मैं बताए हमने कि भाई छोटा है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए एक टेम्परामेंट चाहिए. टेम्परामेंट इन द सेंस कि जब आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो आप एक व्यक्ति के विचारों को पढ़ रहे हैं, है ना. जैसे कि अब हम बर्कले को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं, या कांट प्लाटो को पढ़ते हैं, तो किसी को भी पढ़ते हैं, हम प्लाटो को पढ़ रहे हैं तो प्लाटो ने किस तरीके से इस दुनिया को देखा, किस तरीके से उसने इस दुनिया को डिफाइन किया, हम वो देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो जब हम ये कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आपका दिमाग हाइपर क्रिटिकल है, हाइपर क्रिटिकल इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग क्रिटिकल, क्रिटिकल माइंड इज गुड, है ना, बट एक हाइपर क्रिटिकल माइंड होता है जिसके अंदर ऐसा होता है, यार ऐसे कैसे कह दिया, ये कोई बात हुई, ये तो होता ही नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग, है. तो अगर आप वो वाला कैटेगरी में है, सो फिलोसफी माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जो भी बातें कही कब कही, long back. In those times his words were right. That was the most revolutionary thing he could think of, है ना. उसके बाद जैसे जैसे साइंस और दूसरी चीज़ों ने ग्रेजुएट करते गए तो हमारी फिलोसफीज भी धीरे धीरे चेंज होती गई. पहले प्लेटो एरिस्टोटल आए, देन हमारा रैशनलिज्म आया, रैशनलिज्म को काउंटर करने के लिए एम्पिरिसिज्म आया, देन कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज आई. तो ये सब एक चेन की तरह चलेगा, है ना. यू विल हैव टू अपनी थॉट प्रोसेस को इस चेन या इस एवोल्यूशन के साथ आपको इवॉल्व करना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक कि यार अगर आप उस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यार प्लेटो ने उतने पुराने समय में इस बात को सोचा, फिर एरिस्टोटल ने देखो उसका क्या क्रिटिसिज्म किया, अपनी क्या बढ़िया बात कही, है ना. उसके बाद रैशनलिज्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से चला, तो अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं देन यू विल लाइक फिलोसफी, है ना. इफ यू कैन अप्रिशिएट कि न्याय स्कूल ऑफ थॉट ने कितनी साइंटिफिक तरीके से चीजों को जज किया, साइलॉजिज्म दिया, ये किया, मतलब इफ यू कैन अप्रिशिएट दीज थिंग्स देन यू विल एंजॉय फिलोसफी, यू विल राइट गुड आंसर्स एंड यू विल स्कोर वेरी गुड. इट्स अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल, बट again I'm saying you have to see that if it matches your temperament. Okay, so this is our, is it coming? So this is our paper 1. पेपर 1 के अंदर इंडियन और वेस्टर्न दो फिलोसफीज आती हैं. ठीक है. सो दिस इज वेस्टर्न फिलोसफी, प्लेटो, एरिस्टोटल. अब हमारा जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर चीज़ें नहीं आती हैं, है ना. तो हमारा स्कोप लिमिटेड है. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बीए के अंदर, हमने एमए के अंदर फिलोसफी पढ़ा है तो दिस गिव्स अस एन एज. यस, डेफिनेटली इन द सेंस ऑफ बेसिक्स, बट अगर आपने कभी कुछ फिलोसफी नहीं पढ़ा है तो भी इट्स नॉट. आई एम अ डॉक्टर, सो आई डिड माई डेंटल सर्जरी वाला ग्रेजुएशन, सो मेरे को कुछ नहीं पता था इससे पहले तक फिलोसफी में, एंड नाउ आई लाइक फिलोसफी लाइक एनीथिंग. सो ऐसा नहीं कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, या मतलब ब्ला 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 बहुत सारी जो हमारे मन में डायलेमाज एंड इश्यूज रहते हैं वो सब कुछ भी नहीं रहते हैं. सो यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस. सिलेबस को अपना बाइबल बना के कहीं पर अपने कमरे में चिपका लीजिए जहां आपको मन करे, और जस्ट सी, मतलब अगर आपसे इंडिपेंडेंटली कोई सब्जेक्ट चीज पूछी जाए, मतलब आपसे पूछा जाए प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज, देन यू शुड नो कि हमें को लिखना क्या है. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज, व्हाट इज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, है ना. दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपके प्रिपेयर रहने चाहिए. कैसे प्रिपेयर होंगे ये मैं बताऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द वे यू हैव टू आंसर इन योर पेपर. कई बार ऐसा होता है कि मेरे को बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों से कि मैम हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन आंसर्स नहीं लिखे जा रहे.
है ना। हम लोगों ने पढ़ सब कुछ लिया, आता है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम आंसर्स लिखने बैठे हैं तो वी आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर आंसर्स, गुड आंसर्स। तो दिस इज हमारा सिलेबस। तो हमारा सबसे पहले आती है वेस्टर्न फिलोसफी, दूसरा हमारा है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के अंदर 6 ऑर्थोडॉक्स और 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं हमारे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सांख्य, न्याय, योग, ये जितना भी हैं ये सारे, फिर जैन, बुद्धिज्म, चारवाक, इन सबको पढ़ के आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की आ जाएगी, वैसे भी धार्मिक भी आ जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएगी। उसके बाद थर्ड हमारा पेपर, फिर हमारा पेपर 2 आता है। पेपर 2 के अंदर अगेन 2 पार्ट्स हैं। एक है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी डील्स अबाउट टॉपिक्स लाइक इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ह्यूमनिज्म, कास्टिज्म, गांधी, ऑल दी स्टफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पोर्शन, बहुत इजी है। कई लोग सिर्फ 4-5 दिन 6 दिन पढ़ के पूरा पेपर 2 निपटा देते हैं, पेपर 2 का ये वाला पोर्शन एटलीस्ट निपटा देते हैं, विच इज लाइक 25% ऑफ योर फिलोसफी सिलेबस कंप्लीट। तो सिर्फ छोटे में पढ़ लेते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि डोंट टेक इट इजी। डोंट टेक इट इजी इन द सेंस, क्योंकि इजी है, सबको पता है कास्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि जैसे अगर मैं बोलो, किसी को बोला जाए कि भाई अंबेडकर और गांधी के कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट या मॉडिफिकेशन के लिए जो तरीके अपनाए गए, दोनों के में से किसके ज़्यादा अच्छे थे, है ना। तो एक आंसर तो ये हो सकता है, अंबेडकर वॉज अ लिटिल मोर रैडिकल, Gandhi was more moderate. Gandhi was towards modification of caste system, whereas Ambedkar wanted the complete annihilation of it. So this can be one way of writing. Another more specific, अब इसके लिए तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। You will just read it once और आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये 5 डिफरेंसेस हैं, हम इन 5 डिफरेंसेस को अपने शब्दों में लिख दें। लेकिन जब आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, व्हाट इज एक्स्ट्रा रीडिंग, जो नोट्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स चल रही हैं, उनसे बाहर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्योंकि बहुत सिलेबस नहीं है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सिलेबस है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। सिलेबस तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 1-1.5 महीने में कंप्लीट। अब उसके बाद आपको अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ लिटिल एक्स्ट्रा रीडिंग। तो अगर आप इसी कास्ट सिस्टम के डिफरेंसेस को आप इस तरीके से लिखो कि the caste system which was existing since ancient times was understood by different people in different ways and different solutions were given. Gandhi gave these moderate solutions and which was based on his own thinking of India, है ना। उस तरीके से आप लिखो, कोई एग्जाम्पल डाल दो कि उन्होंने हरिजन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जिसे कहने थे कंस्ट्रक्टिव वर्क को इंट्रोड्यूस किया, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो कास्ट सिस्टम को एक तरीके से मॉडिफाई करना चाहते थे थ्रू चेंज ऑफ हार्ट। जबकि अंबेडकर, उन्होंने उस चीज़ को झेला था मतलब उन्होंने उन एट्रोसिटीज़ को झेला था। सो ही हैड अ मोर रेडिकल व्यू बिकॉज ही हैड सीन इट वेरी क्लोजली, और उनको ये समझ में आ गया था कि इट वॉज मोर इंट्रिकेटली कनेक्टेड। मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा आपने उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन दे दिया, कंटेक्स्ट सेट कर दिया, और कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ टर्म्स ऐसी यूज करी जिससे एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है। अब सोचो, एक ही एग्जामिनर, यहाँ पे बैठे 12 बच्चों की कॉपियां अगर मुझे ही दे दी जाएं, है ना, तो 2-3 के बाद हो सकता है मैं भी बोर सी हो जाऊं, है ना, हर कोई बोर हो जाएगा। तो जब तक उसे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया से प्रेजेंटेड नहीं मिलेगा तो वो कैसे चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे यार ये क्या लिख दिया, काटो, मतलब समझ रहे हो, आपको वो एवरेज टाइप के मार्क्स देगा। लेकिन अगर हम इसी के अंदर थोड़ा तड़का लगा देंगे, सो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ यार देखो अच्छा लिखा है, ये कुछ नई टर्म्स डाली हैं इसने, मतलब इसने पढ़ा है चीज़ों को। तो इस तरीके से, और पेपर 2 बहुत इजी है डील करना, बहुत ही ज़्यादा इजी है डील करना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खास करके इस वाले पोर्शन में। ये वाले पोर्शन में आप जितना रीड करोगे आपको ऐसे में काम आएगा। ऐसे में क्या आता है, वुमेन, गांधी, कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक्स, प्रोग्रेस, यही सब टॉपिक्स हैं इसमें, डेमोक्रेसी, यही सब टॉपिक्स इसमें हैं।
तो एक बार आपको ये सब टर्म्स समझ में आ गई, इक्वालिटी, लिबर्टी, अब इनका एनालिसिस समझ में आ गया कि भाई दो टाइप की इक्वालिटी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, लिबर्टी भी दो टाइप की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनका यूजेज समझ में अगर आपको आ गया तो आप उनको पेपर 4 में यूज करते हो, जहाँ पे आपको केस स्टडीज में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको बताना है कि भाई इस तरीके से इक्वालिटी वाली जो हमारी क्वालिटी है वो यहाँ पे मीट नहीं कर रही, तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए हम पॉजिटिव इक्वालिटी की तरफ बढ़ें। तो वहां जहां आपने अपने एथिक्स के पेपर के अंदर पॉजिटिव इक्वालिटी, थोड़े ऐसे वाले टर्म्स यूज किए, या आपने बताया कि भाई इन थिंकर्स ने पॉजिटिव इक्वालिटी को सपोर्ट किया है ना, या आपने ऐसे लिख दिया ऐसे के अंदर लाइक Lasky had supported this और some other thinker, Kant has supported this, तो आपने जहां लिख दिया वहां सामने वाले को पता चलता है कि you have more extensive knowledge and you have read things, तो आपका ये वाला पोर्शन वहां पे भी काम आएगा। फिर हमारा लास्ट पोर्शन जो है वो है हमारा रिलीजियस फिलॉसफी। व्हाट इज रिलीजियस फिलॉसफी? यस, सो एक होता है माइथोलॉजी, एक होता है दिस फिलॉसफी वाला पार्ट। अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमारी जो गीता है वो सत्य है, या फिर हमारी जो भी होली बुक्स हैं वो सत्य है और हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, then I am teaching religion. But if I am saying कि ये जो बुक है इसमें कितनी सत्यता है, is it true, is it not, why is it true, is there God, is there not, like अब मैं उस चीज को evaluate कर रही हूँ, है ना, I am putting arguments for it कि God है तो ये कारण से हो सकता है, या गॉड नहीं है तो उसके ये रीजंस है कि इस कारण से मुझको लगता है कि गॉड नहीं है। सो वी आर इवैल्यूएटिंग रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड रिलीजियस थिंग्स। सो जब हम ये करते हैं तो हम किस रियल में एंटर कर गए हैं? फिलॉसफी। सो फिलॉसफी इज एनालाइजिंग थिंग्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब I don't know whether you will be enjoying it. I enjoyed it thoroughly reading this religion philosophy because बहुत सारे doubts जो होते हैं वो आप लोगों के खास करके religion के बारे में तो clear हो जाएंगे। तो it's a very interesting read और बहुत easy रहता है, बहुत ज़्यादा out of the blue questions नहीं आते हैं, आपको जो चीज़ें आप पढ़ोगे उसमें से ही आएंगे। बस अब ये है कि आपने जो चीज़ें जो प्रॉब्लम ये होती है फिलॉसफी के साथ कि कई बार वो इतना छोटा लगता है कि इंसान को लगता है पढ़ के करना ही क्या है, एक बार पढ़ लिया बहुत है ना, दैट्स नॉट द केस। सो अब वो ठीक है 5 ही पन्ने का चैप्टर है, लेकिन 5 पन्ने तो कम से कम आपको ऐसे होने चाहिए ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार इन 5 पन्नों को एकदम बढ़िया से लिख दो तो आप लिख पाओ, है ना। सो उस चीज के अंदर भी कई बार हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लेते हैं कि यार 5 ही तो पन्ने हैं, 5 पन्नों में क्या ही पढ़ा देंगे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आंसर लिखना है, उसी से ही आ जाता है आंसर। कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे, मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा हो, और यूपीएससी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में भी आप देखोगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बिल्कुल इनसे बन ही नहीं पा रहा है। मतलब अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से रीड किया है सब्जेक्ट को तो एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, अब दूसरा आता है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, है ना। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि बाजार में इतने सारे नोट्स हैं, हर किसी के अपने नोट्स हैं, तो कैसे नोट्स बनाएं। कई बार ऐसा होता है एक नोट से पढ़ लिया, फिर दूसरे नोट से पढ़ लिया, तीसरे नोट से भी पढ़ लिया, और उसके बाद जब आंसर्स लिखने लगे तो अच्छे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सो माय सजेशन वुड बी कि मेक योर ओन नोट्स, है ना। आप रेफर करो, रेफर हर चीज को करके रीड करो। सबसे पहला तो स्टेप क्या हो गया हमारा, चीजों को समझना। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, भाई सोल है क्या, गॉड है क्या, हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं गॉड के लिए, या हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं सोल के लिए, है ना। अब जो कांट ने बोला है उसने बोला क्या है, आपको एक चीज होगी समझना कि आपको उसकी थ्योरी समझ में आ गई, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग और इजी बातें बोली हैं, तो वो एक बार आपको समझ में आ गई, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड स्टेप इज अब
इन सब बातों को आपको उस फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है हम इतने एग्जॉस्टिव नोट्स बना लेते हैं, खास करके फिलोसफी के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि इतने एग्जॉस्टिव नोट्स हो जाते हैं, इससे भी लिख लिया, उससे भी लिख लिया, फिर फला किताब मिली उससे भी लिख लिया, और जहाँ जो मिला आप उसको इतना बंडल बना लिया आपने। अब वो जो बंडल है वो अनमैनेजेबल हो गया, ना उससे रिवीजन हो पाई, ना उससे आपके कॉन्क्रीट आंसर्स हो पाए। तो अब उस कॉन्क्रीट आंसर्स नहीं होते तो वो कैसे कैसे आंसर्स आते हैं, एकदम जार्गन टाइप के आंसर्स निकल कर आते हैं। वो होती है ना कि मतलब काम की बात है 2 लाइन, लेकिन हमने 2 पैराग्राफ उसमें वेस्ट कर दिए। वैसे वाले आंसर्स निकल कर आते हैं जब आपकी तैयारी एकदम कॉन्क्रीट नहीं होती। माय सजेशन वुड बी कि तैयारी को कॉन्क्रिटाइजेशन की तरफ हमें लेके जाना है। हम तैयारी ही ऐसे करें कि हमारे पास चीजें रेडी रहें, हमें उनको बस पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, याद करना हो और जाके पेपर के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो। ठीक है, अगर हम मतलब दैट आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स कि ये जो कलेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इफ यू बिकम नोट्स कलेक्टर then you will never be able to become the real collector। ठीक है, so it's very important that you don't become the notes collector कि जहां जिसने बोल दिया अरे फला नोट्स बहुत अच्छे हैं ले लो, उस फला अच्छे हैं वो भी ले लो, है ना। so then you have a full almirah of notes and which you will never be able to read, which you will be never able to revise। और उसके बाद वो क्या होता है कि वो आपके पास जो नोट्स रखे रहते हैं वो रखे ही रह जाते हैं, और फिर लगता है शिट यार पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते तो हो जाता, है ना, पढ़ लेते तो हम क्लियर कर ही लेते, हम तो एकदम यूपीएससी मटेरियल थे ही हमेशा से। वो वाली चीजें ना हो। आई विल शो यू माय नोट्स। कैन यू सी दिस? ये मैंने बहुत ज्यादा छोटे छोटे में बनाया है क्योंकि माय आइडिया वाज, ये मैंने खैर ये मेरे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट की मेहनत है ना। डोंट जंप ऑन टू इट राइट अवे। वैसे मैं छपवाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा, इसकी किताब छपवाऊंगी मैं लेकिन आइडिया इज डोंट जंप ऑन टू इट, क्योंकि ये मैंने बहुत कंडेंस करके बनाए हैं, बहुत 2-3 मतलब कम से कम मैंने 7-8 बार पढ़ लिया फिलोसफी, उसके बाद मैंने इन्हें बनाया है ना। लेकिन इसी तरीके के नोट्स आपको चाहिए एग्जाम से पहले। मेरा प्लेटो 2 पेज के अंदर कंप्लीट है ना। अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, आई डोंट वांट टू टीच यू द सब्जेक्ट बट हाउ आई रिवाइज्ड इट, या मैंने नोट्स को किस तरीके से बनाने की कोशिश की है, दैट आई विल शो यू। सबसे पहले ये प्लेटो है, इनकी थ्योरी कौन सी है, डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज है। प्लेटो ने कौन सी बुक से लिया है? अब देखो दिस इज एन एडिशन, यू जनरली डोंट फाइंड इट इन यूजुअल फिलोसफी नोट्स। कहाँ से लिया है? उन्होंने फीडो, रिपब्लिक और फेडरस से लिया है। आइडिया इज कि जब आप लिख रहे हो प्लेटो को तो कहीं ना कहीं डाल दो इन हिज बुक फीडो प्लेटो हैज डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ दिस दैट, है ना। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन वो चेक करना है, ऐसा नहीं फट्टे नहीं मारने कि मतलब पता नहीं है कि नहीं है लेकिन नाम लिख दिया, टू जस्ट चेक एट दैट टाइम। फिर कि प्लेटो कहाँ से आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हर फिलोसोफर किसी थ्योरी से आता है और उसके नीचे कोई थ्योरीज होती हैं। किसी थ्योरी से आता है मतलब उसने किसी एक आइडिया को लिया, उसको एनालाइज किया, उसने देखा यार ये तो सही नहीं है बात, है ना, ये जो सिस्टम ये समझा रहे हैं मुझे ये सही नहीं है, अब मैं अपनी थ्योरी दूंगा। फिर वो अपनी थ्योरी देता है, और अब जब उसने किसी को क्रिटिसाइज किया तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो नीचे वाला कुछ फिलोसोफर्स होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, जो बोलेंगे अरे यार तुमने क्या कह दिया, मतलब ऐसे होता है क्या, वो अपनी फिलोसफी देंगे। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इन अ डायलॉग फॉर्मेट के पहले कुछ था, फिर कुछ और आया, उसके नीचे क्रिटिसिज्म करके नया आया। प्लेटो के पहले क्या था, ऑल चेंज और नो चेंज थ्योरी थी। एक सेट ऑफ फिलोसोफर्स कहते थे कि
भाई सब कुछ चेंज होता है दुनिया के अंदर, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज नॉन परमानेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है। दूसरे सेट ऑफ फिलोसोफर्स कहते थे अरे नहीं, सब कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ स्थायी है। तो अब ये किन दो अच्छा जिन्होंने पढ़ी है मुझे बताओ कि ये दोनों में से किस किस को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ऑल चेंज फिलोसफी किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नॉट एग्जैक्टली, बट चलो ठीक है, सो यू पीपल हैव नॉट रेड इट कंप्लीटली। ओके, सो ये यहाँ से इसने प्लाटो ने बोला कि ऐसा भी है कि चीजें चेंज भी हो रही हैं और ऐसा भी है चीजें स्टैटिक भी हैं। जैसे ठीक है, एक पेड़ मरता है, दूसरा उगता है, नया बनता है, फिर एक पेड़ मरता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेड़ है वो स्टैटिक है। ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्ट नहीं मर रहा, लेकिन इंडिविजुअल पेड़ मर रहे हैं। समझ आया? सो ऑल चेंज किसको देख रहा था? वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा था कि एक पेड़ आता है, फिर वो मर जाता है, फिर नया पेड़ आता है, वो भी मर जाता है। सो एवरीथिंग इज नॉन परमानेंट अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ पेड़, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, दैट इज स्टैटिक। पहले भी वही ट्री थी, बाद में भी वही ट्री है, ये आगे ट्री का कॉन्सेप्ट स्टैटिक है। सो दिस इज ऑल चेंज एंड नो चेंज। जब इसको प्लेटो ने मेटाफिजिकल डुअलिज्म में सिंथेसाइज किया, उन्होंने बोला दो टाइप के वर्ल्ड हैं, परसेप्चुअल वर्ल्ड एंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। उन्होंने कहा परसेप्चुअल वर्ल्ड में चीजें मरती हैं, खत्म होती हैं, इमॉर्टल होता है, सब कुछ टेम्पररी होता है। लेकिन जो हमारा ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वहां पे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, यानी ट्रीनेस कहाँ रहता है? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। उसी की रेप्लिका या कॉपी नीचे ट्री बनकर आती है, और वही ट्री मरती है, करती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप उसको थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज के इट इज जस्ट स्टोरी, यू नो, सिंपल। आपको पता चल रहा है कि उसने ऐसे सोचा, उसने ऐसे सोचा, ये ऐसे आया, और यही लिखना है बस पेपर में, है ना। अब इसी को अगर आप बहुत डिफिकल्ट करके पढ़ने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो, देन आपके लिए वो मुश्किल भी बन जाएगा और आपको वो चीज समझ भी मुश्किल से आएगी, है ना। तो इसको स्टोरी टाइप्स आपको इवेलुएट करना है। उसने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसने बोला भाई ये कॉपी थ्योरी है, फिर लोगों ने बोला कॉपी थ्योरी के अंदर तो ये परेशानी है, फिर इंप्रेशंस थ्योरी आई। तो मतलब बहुत एकदम जिसे कहते हैं फ्लो में चलती हैं सारी थ्योरीज। सो नोट्स भी आपको कोशिश करने चाहिए इफ यू लाइक कि इस तरीके के, इसी में पूरी थ्योरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ, जितनी चीजें पूरा प्लेटो इन्हीं दो पेजों के अंदर कंडेंस कर लिया गया है। दिस एंड्स द प्लेटो। ठीक है, नाउ कम्स एरिस्टोटल। तो इसी तरीके से आप अपने पेपर 1, पेपर 2 सारे नोट्स बना सकते हैं। इट इज अ लिटिल मोर इजियर। जैसे ये पूरी लॉक की थ्योरी, कैन यू सी दिस? सो आइडिया इज कि अपने नोट्स बना लो जो आपको समझ में आए, है ना, जिनसे आप रिलेट कर सको, और वो इस फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट के अंदर आपको सीक्वेंस याद रहे। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज आइडिया बताओ, या फिर एरिस्टोटल ने प्लेटो को किन बातों पे क्रिटिसाइज किया वो बताओ, सो आप एकदम, आपको लगे एक पॉइंट याद आए सबसे मेजर वाला, लेकिन आगे का याद ही नहीं आ रहा। वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने एक ही को ज्यादा फोकस करके दिमाग लगा के पढ़ा, बाकियों को आपने सोचा मैं याद कर लेता हूँ, है ना। तो उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। सो उसको, लेकिन अगर आप दो व्यक्तियों को ऐसा देखो कि वो लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, आप एक बार उसको उस तरीके से सोच के देख लोगे तो इट विल बी विद यू फॉर एवर। कभी वो 5-6 पॉइंट्स जो क्रिटिसिज्म के हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे। These are notes. Then how to write answers. आपने ये नोट्स बना लिए, इनको रेगुलरली आप रिवाइज करते रहो। डोंट मेक बल्की नोट्स, है ना। 4-5 पेजेस से ज्यादा एक फिलोसोफर को लेके जाना इज नॉट अ गुड थिंग।
और इतने में हो जाता है। मतलब अभी तो मेरे तो खैर 2 पेजेस में आ रहा है, क्योंकि मतलब मैंने काफी इसको एम्बाइब करके ये कंडेंस किया फॉर्म, है ना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो 4-5 पेज 6 पेज तक आपका एक फिलोसोफर चला जाए, नॉट एन इशू। अगली जैसे धीरे धीरे आप बनाओगे, आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए, उनको याद कर लिया, सब कर लिया, थोड़े समय बाद आपको खुद ही लगने लगेगा अरे यार ये सब तो पता है, इसको 1 पेज में 2 पेज में कंडेंस करो, है ना। तो रिवीजन के लिए आपने कंडेंस नोट अपने बना लिए जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। और नोट्स बना के रिवाइज करा, फिर आती है सेकेंडली कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर्स कैसे लिखें। सो आंसर्स लिखने के लिए बट आई सजेस्ट कि एक रजिस्टर बना ले, पेपर 1 पेपर 2 का, या फिर 2 रजिस्टर्स बना ले, आधा आधा करके 4 पोर्शन के रजिस्टर्स बना, 4 पोर्शन हो आपके पास बेसिकली 2 रजिस्टर्स में। तो उस एक पोर्शन, जैसे पेपर 1 है, उसके अंदर जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिख लो, ऊपर क्वेश्चंस की हेडलाइन लिख के, देयर इज पेन, तो ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क बना लो, 2 पेज छोड़ दो, फिर अगले पेज पे ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो। बस क्वेश्चंस लिख के अपना रजिस्टर तैयार रखो। फिर जैसे ही आपने प्लेटो पढ़ लिया, प्लेटो के करीब करीब 25 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्लेटो में बना पाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब एग्जामिनर से भी आप बोलोगे ना बना लो, वो भी नहीं बना सकता। तो मुश्किल से 15 क्वेश्चंस भी नहीं बनते, मैं तो 25 बोल रही हूँ। तो घुमा के फिर आके उसी चीज को रिपीट करने के बाद भी उससे ज्यादा नहीं जाता है चीजें। तो उन क्वेश्चंस को लिख लो, और आपने प्लेटो पढ़ लिया, उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। पहला आंसर लिख के देखो क्या ये सही है, नोट से देखो क्या चीजें छूट रही हैं, फिर दोबारा लिख लो दूसरे आंसर को। तो धीरे धीरे जब तक आप एक प्लेटो पे ही 5-6 जब आंसर्स लिख चुके होंगे ना, तो वो इतना ज्यादा रट चुका होगा आपको कि आपको लगेगा कि मतलब अब तो नींद में भी लिखवा लो, नींद में भी लिख देंगे प्लेटो, है ना। तो दिस इज वन वे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक जो प्रेशर माउंट अप होता है कि अरे पास्ट ईयर के, ये होता है फिलोसफी में तो बहुत कॉमनली होता है कि पास्ट ईयर के पेपर्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा उठा के लगा देते हैं। तो आपको एक तरीके से जैसे कहना चाहिए ना कि पेपर अगर 10% भी आउट है तो वो आपने प्रिपेयर कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू हैव प्रिपेयर्ड इट। तो आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, आपके सॉर्ट ऑफ नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों सॉर्ट ऑफ नोट्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? एक तो वो वाले नोट्स हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं, एक वो वाले नोट्स हो गए जिनको आप रेगुलरली देख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे आंसर लिखा, लिखते गए, तो जब आपको कहीं पर टेस्ट देने जाना है तो यू माइट नॉट ओपन योर नोट्स, जस्ट इसको फ्लिप करके देख लो कि मैंने खुद ही क्या लिखा था, है ना। मोस्टली पॉइंट्स आप डाल दोगे, नहीं डालोगे तो रेड पेन से कोने में लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट्स मिसिंग है। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। दिस इज योर ओन बुक, जिसमें आप जब चाहे लिखो। आपको 5 दिन हो गए आपने रिवाइज नहीं किया फिलोसफी, डोंट वरी, ओपन इट, राइट वन आंसर। ठीक है, इसी तरीके की दो दो रजिस्टर होंगे आपके पास, जिसके अंदर आधा आधा बांट लेते हैं ना, वो क्या लगा लेते हैं वो सेपरेटर, पन्ना मोड़ लेते हैं, जो भी करते हैं जिस तरीके से भी, है ना। तो पन्ना वन्ना मोड़ लो, अपना 2 बना लो। पेपर वन के अंदर इंडियन, वेस्टर्न, और ये अपना सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलोसफी। ठीक है, इस तरीके के रजिस्टर बना लिए। आंसर्स कैसे लिखने हैं? आंसर्स को लिखने का अपना एक पैटर्न डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिलोसफी के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता। अब क्वेश्चंस भी जेनरिक आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आ गया, जब हम प्लेटो देख ही रहे हैं तो एक बार इसको देखते हैं कि जैसे प्लेटो है। अब क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये सब कुछ है उसमें, ये एक चीज सब वही है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज ही है। अब उसने इतना जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें आप क्या क्या लिखोगे? अगर ये पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, और एक ही चीज को बताते रहेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। सो हम लोगों को कैसा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम आंसर के अंदर
ये बताएं कि ये फिलोसोफर का कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट मतलब ये आया कहाँ से है। ऑल चेंज नो चेंज वाली चीज आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बताई और सीधा बता दिया कि भाई फॉर प्लेटो आइडिया इज अ सब्सटेंस। ये चीज आपने मतलब ये सब आप जब पढ़ोगे फिलोसफी तो उसमें आ जाएगा। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट्स रहती हैं, बहुत ही डेफिनेशंस, बहुत इजी डेफिनेशंस रहती हैं और वो आपको। तो कंटेक्स्ट लिखा, देन यू स्टार्ट विद आइडियाज, उसके कैरेक्टर। अब जितनी हेडिंग्स है ना आपके इसमें नोट्स में, है ना, उन हेडिंग्स को लाना जरूरी है। उन हेडिंग्स के बीच में अगर 6 पॉइंट हैं तो आप 2 रख लो, लेकिन हेडिंग मिस मत करो। दिस इज माई सजेशन। क्योंकि जब आप हेडिंग मिस करते हो तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी टच ही नहीं किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए। जब वो आंसर चेक कर रहा है तो उसको समझ आए कि हाँ यार ये सब तो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। सो कहाँ से शुरू हुआ, क्या डाइकोटोमी ऑफ एग्जिस्टेंस आई, आइडिया होता क्या है, आइडिया के अंदर उसने कैसे मेटाफर थ्योरी को यूज किया, कॉपी थ्योरी बताई, पार्टिसिपेशन थ्योरी बताई, वैलिडिटी बताई, कैसे थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन बताई। तो सब कुछ छोटे छोटे के अंदर यू हैव टू पुट इट। यहाँ पे आपने थ्योरी बताई, फिर आपने क्रिटिसिज्म दिया। नथिंग एंड्स इन फिलोसफी विदाउट क्रिटिसिज्म। So if you are a good critic, then you should take philosophy and do it, because you'll find good opportunity to criticize people here. But you shouldn't be hypercritical. So criticism मतलब अब प्लेटो को किसने क्रिटिसाइज किया, एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया। तो बताओ कि भाई एरिस्टोटल ने इन बातों पे इसको क्रिटिसाइज किया, ये कारण थे इसके क्रिटिसिज्म के। लेकिन क्रिटिसिज्म इज ना फिर इम्पोर्टेंस, लेकिन स्टिल जो प्लेटो है उसकी इंपॉर्टेंस को नलिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज होल फिलोसफी इज सीन एज फुटनोट्स ऑफ प्लेटोज फिलोसफी। मतलब प्लेटो ने इतनी वास्ट बातें करी, इतनी डीप बातें करी हैं कि पूरी फिलोसफी कहीं ना कहीं से प्लेटो से ही डिराइव होती है। जितने भी बाद के फिलोसफर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेटो से इंस्पिरेशन ली है। आपने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी और फाइनली कंक्लूड कर दो अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे कि इसके अंदर आप बता सकते हो कि भाई प्लेटो की थ्योरी से आगे रैशनलिज्म और ये सब चीजें इंस्पायर हुई, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी। या जो भी आपका आइडिया है, मतलब कई बार जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन आता है ना, इज इट गुड और बैड या व्हाटएवर, तो उसके अंदर आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो। सो ऐसा आपका आंसर का स्ट्रक्चर जनरली रहना चाहिए। दिस इज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। ठीक है। पेपर 2 के अंदर यू कैन इंक्लूड सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, है ना। खास करके सोशियो पॉलिटिक के अंदर आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो। अपनी जो जीएस की नॉलेज है उसको यूज करने में फिलोसफी में शाई अप नहीं करना है, और फिलोसफी की नॉलेज को जनरल स्टडीज मतलब जीएस के पेपर्स में यूज करने में शाई अप नहीं करना है। सो आइडिया, क्योंकि हम जो यूपीएससी है वो ये नहीं देखता कि ये फिलोसफी का, ऐसा तो नहीं फिलोसफी का मैटर फिलोसफी में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट शुड ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। एक बार जो ज्ञान आ गया उसका मल्टी डायमेंशनल आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पेपर, है ना। एक ही चीज को अगर आपने इतने अच्छे ढंग से समझ लिया और उसको 4 जगह यूज कर दिया, दैट इज द आर्ट। यू डोंट हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। तो अगर आपको एसए के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, गांधी पे आपने यहाँ से पढ़ लिया है तो यूज दैट इन योर एसए। यहाँ पे आपने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर पढ़ लिया है, तो सेक्युलरिज्म के ऊपर पढ़ लिया है फिलोसफी में, तो यूज इट इन योर एसे, एथिक्स, ऑल दीज पेपर्स। वहां पे अगर कुछ पढ़ा है तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। करंट इश्यूज डाल सकते हो पेपर 2 के अंदर अगर हैं तो। जैसे कि अब सेक्युलरिज्म पे अगर क्वेश्चन आ रहा है और आपको लगता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन करंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड पुट इन इट, बिल्कुल डालो फिलोसफी के क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है। स्कोरिंग तो है ही, एवरीबडी नोज इट्स अ गुड स्कोरर, ऑप्शनल, इजी एंड गुड स्कोरर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल यू। नाउ यू पीपल आस्क क्वेश्चंस, अपनी कोई भी मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑप्शनल। सोर्सेज यार
सोर्सेज तो यार मार्केट वाले ही रहते हैं, है ना. नथिंग न्यू आई कैन नॉट पुट एनीथिंग न्यू आउट ऑफ ब्लू. सो सोर्सेज वही रहते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल नोट्स हैं, है ना. 3-4 कोचिंग्स हैं, तो एवरीबडी इज नियरली वही सेम पैटर्न ही है नोट्स का. किसी ने भी बहुत ज्यादा अलग नोट्स तो कोई लेकर नहीं आया है ना. तो यू कैन जस्ट बाय सम नोट्स. आप जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, यू कैन वहाँ के नोट्स आप रेफर कर सकते हो. कुछ बुक्स हैं, लेकिन बुक्स आर गुड, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि उसके अंदर से मटेरियल निकाल पाना इज अ चैलेंज. खास करके जैसे वेस्टर्न फिलोसफी की वो कौन सी बुक है जो सजेस्ट करते हैं सब? हाँ, नहीं, वो तो इंडियन फिलोसफी के लिए ना. मसी, है ना. मसी करके एक बुक है. सो एवरीबडी सजेस्ट दैट बुक. सो आई रेड इट. सो मतलब रेड इट इन द सेंस, मैंने आई ट्राइड रीडिंग इट, आई डिडंट रेड इट फुली. तो मैंने उसको कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर से मतलब की बात निकाल पाना, वो बातें जो हम पेपर में लिख सकते हैं, जिनसे हमें दैट्स अ चैलेंज. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मुझे अच्छा नहीं लगा. अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने बिल्कुल फिलोसफिकल तरीके से लिखा है. मतलब उसके अंदर चल रहा है, कहानी चले जा रही है, बीच में एक स्टेटमेंट आ गई. तो एक बार पढ़ने के लिए इट्स गुड. इफ यू आर अ फास्ट रीडर, read it, extract the material out of it, and then don't touch it again. है ना, क्योंकि उसके अंदर से if you you know try to mark it and then उससे आप कोशिश करो दोबारा दोबारा रिवाइज करने की, I don't know if it will be useful for you or not. मतलब I didn't find it cost benefit analysis wise to be very good. हाँ, वो ठीक है. गौबा I read, it's okay, it's a good, बट उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मटेरियल मुझको मिला नहीं. मतलब ठीक है, जो मिला वो मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया. मैंने अपने जो नोट्स बनाए उसके अंदर मुझे गाबा के अंदर जो लगा कि भाई यार ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, मैंने अपने नोट्स में इनकलकेट कर लिया. लेकिन यही है कि यू हैव टू रीड अ लिटिल मोर एक्सटेंसिवली. नोट्स वही रहेंगे, किताबें जितनी आप पढ़ पाओ, अपना स्टडी टाइम जितना दे पाओ, उस हिसाब से आप किताबों को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी विल के अनुसार. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज कि फिलॉसफी के अंदर ज्ञान में ज्यादा फर्क बच्चों में होता नहीं है. मतलब ऐसा होगा कि ही नोज 90%, he will be 92, you may be 98, somebody will be 80, है ना. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क होगा. मोर इम्पॉर्टेंट इज कि वो जितना ज्ञान है उसके अंदर आप कितना अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना. कितने अच्छे से उसको कम मेहनत में इम्प्रोवाइज कर पा रहे हो. भाई अब ज्यादा मेहनत करके तो हर कोई इम्प्रोवाइज कर ही सकता है, बट ज्यादा समय और मेहनत है नहीं ना. मतलब योर एफर्ट एंड टाइम इज लिमिटेड. यू हैव टू पुट दैट इनटू जीएस आल्सो एंड अदर सो मेनी थिंग्स, है ना. आपको तो यू हैव टू सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर योर नोट्स, फॉर योर बुक्स यू रेफर, फॉर द things you join. So you have to have a cost benefit analysis. I would say it helps. So I am a selected candidate. I am an officer, so I don't propagate things, coaching and etc. So uh, it's like it helps. It helps in the sense क्योंकि philosophy के बहुत सारे concepts ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा easy हो जाता है अगर आपको कोई उसको स्टोरी फॉर्मेट में समझा दे, या आपको थोड़ा ऑडियो विजुअल तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर दे. जैसे कि अगर आप यही चीज जो मैं आपको बता रही थी प्लेटो का, मतलब ये इसने मेरा साथ ही नहीं दिया कि मैं उसको ढंग से यूज कर पाती अपने नोट्स को. लेकिन अगर उन्हीं को जैसे अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते है ना, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती तो वो शायद आपको और ज्यादा दिमाग में बैठ जाता कि क्या कहना चाह रहे हैं प्लेटो, और वो कंडेंस्ड नॉलेज आप तक पहुंच जाती. लेकिन अगर इसी चीज को आप खुद पढ़ना चाहोगे तो समझ तो आ ही जाएगा. वी ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, है ना. सो लेकिन यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा. हो सकता है कहीं पे उतना ज्यादा मजा ना आए, थोड़े समय बाद लगने लगे, बोरियत लगने लगे, है ना. तो दिस कैन हैपन क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज अ लिटिल ट्रिकी.
ट्रिकी इन द सेंस कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट की आपको इनकलकेशन जरूरी है ना, वो एक टीचर के माध्यम से ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है वो टेम्परामेंट। यस। देखो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत ही हैफिजट तैयारी थी उस वक्त मेरी। नंबर तो तब भी फिलॉसफी ने मुझे अच्छे दिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस साल भी मेरे को 280 आए थे, सो दैट वाज अ गुड स्कोर दैट टाइम। बट द थिंग इज कि जब आप पहली बार फिलोसफी पढ़ते हो, खैर नॉट जस्ट फिलोसफी, फॉर एनी सब्जेक्ट, जैसे यू मस्ट ऑल हैव रेड लक्ष्मीकांत, है ना, जब पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो कैसी लगती है, और जब दूसरी तीसरी बार चौथी बार पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही नजरिया निकल कर आता है कि अरे यार क्या लिखा है। पहले लगता है क्या लिख दिया यार, ये क्या है, कैसे रटे इसे, कैसे पढ़े इसे, है ना, कौन पढ़ सकता है इसको। लेकिन वंस यू रीड इट फोर्थ फाइव टाइम फिफ्थ टाइम में तो तुम्हें लगता है क्या लिखा है, लक्ष्मीकांत बाबा तो एकदम मतलब छा गए, है ना, यू गेट दोज काइंड ऑफ वाइब्स फ्रॉम दैट बुक। उसी तरीके का है तो फिलोसफी के अंदर भी जब आप पहली बार दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार समझ नहीं आ रहा, बड़ा वैसा चल रहा है। लेकिन वंस यू, और जो पहले वाले नोट्स होंगे वो एक्सटेंसिव भी होंगे। एक्सटेंसिव इन द सेंस, जब मैंने पहली बार नोट्स बनाए थे तो आई रिमेम्बर कि सांख्य के मेरे पास शायद 10 पन्ने के नोट्स हैं। तो वो लिखते गए, मतलब मेरी राइटिंग भी बड़ी है, लेकिन लिखते जा रहे हैं वो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद और ये होता है वो होता है, और उसके अंदर आप सारी चीजें प्रकृति पुरुष सब चीजों को एक्सप्लेन कर करके लिख रहे हो। लेकिन थोड़े समय बाद वंस यू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, मतलब दे विल इम्बाइब इन यू लाइक। आपको जैसे अगर मैं किसी से पहली बार, अब मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैं इनका पूछूंगी नाम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब। लेकिन जब 2-3 बार मिल लूंगी तब ये सवाल थोड़े ना पूछूंगी, है ना। तो उसके बाद वाले सवाल पूछ सकती हूँ कि अब क्या चल रहा है, लेकिन वो वाली बात तो पता चल गई ना, वो पता है मुझे कि कौन है कहाँ रहते हैं। तो उसी तरह सब्जेक्ट के साथ है, फिलोसोफर के साथ है। तो जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसने क्या कहा था, इसका क्रिटिसिज्म किसने किया था, क्या था। लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया, देन यू डोंट नीड इट अगेन। आपको खुद ही अपने नोट्स पढ़ के लगेगा यार 10 पन्नों की क्या जरूरत है, इसे कंडेंस करके 2 पन्नों में बनाओ, है ना। लेकिन वो 2 पन्नों तक आने के लिए 10 पन्ने जरूरी है ना। तो दैट डजंट मीन कि आप पहले दिन से 2 पन्ने बनाओ। तो वो 10 पन्ने जब आप बना लोगे तो उसके बाद की स्टेज है ये, इट्स एन एवोल्यूशन, योर प्रिपरेशन आल्सो गोज थ्रू एन एवोल्यूशन। यार कैसे पता चलता है एग्जामिनर को कि तुम फिलोसफी के हो? बहुत ज्यादा नहीं, देखो, एनीथिंग एनीथिंग यू ओवरडू इज बैड, है ना। एनीथिंग यू ओवरडू। अब चाय के अंदर मैं चीनी बहुत ज्यादा डाल दूं तब भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत कम डालूं तब भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। इट हैज टू बी ऑप्टिमल। तो अब फिलोसफी के अंदर ये बात वहां से आई जब बच्चों ने ऐसे पेपर को फिलोसफी का पेपर बना दिया। तो वो नहीं करना है, हमें इस बात की समझदारी रखनी है कि इट्स एन एसे पेपर। तो लेकिन उस एसे के अंदर हम जो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमें कहीं से भी मिली है, फिलोसफी से मिली है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मिली है, मूवीज से मिली है, न्यूज़पेपर से मिली है, जहां से भी मिली है, हम उसको यूज करें, है ना। अब हम करंट अफेयर, अब अगर सोचो तुमने एक ऐसे लिखा, ऐसे में सिवाय करंट अफेयर्स के कुछ नहीं लिखा, विल इट बी अ गुड ऐसे? नो। जबकि हमें करंट अफेयर्स तो यूज करना है ना। सो यू डोंट डू ओवरडू एनीथिंग। सो इफ यू आर यूजिंग 1 or 2 रेलेवेंट फिलोसोफर्स, अब कई लोग क्या करते हैं कि फिलोसोफर्स के नाम, कहीं ना कहीं से ये बात चली आती है कि भाई फिलोसोफर्स के नाम लिखने से ना फिलोसफी में नंबर मिलते हैं, या पेपर 2 में फिलोसोफर्स के नाम डालो, ठीक है। अब उसके अंदर बच्चे एकदम एकदम ठूसना चालू कर देते हैं फिलोसोफर के नाम। वो मतलब बन भी नहीं रहा है, उसने फिलोसफी में कुछ बोला भी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से यू हैव टू पुश इन दैट नेम।
कि कुछ भी करके जैसे चल रहा है कि देश की प्रगति कैसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर आप देश की प्रगति तो भूल गए, आप बीच में डाल रहे हो कि सब कुछ एक जैसा है, स्यादवाद है, ये है, मतलब यू कैन नॉट पुश थिंग्स एंड गेट मार्क्स। जो पढ़ रहा है उसको समझ में आता है, जो पढ़ रहा है वो बेवकूफ आदमी तो है नहीं, है ना। इफ दैट पर्सन इज चेकिंग कॉपीज ऑफ सच ब्राइट पीपल, तो वो बेवकूफ तो है नहीं। तो आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते कि कहीं पे भी आप कुछ भी डालोगे और वो अप्रिशिएट करेगा। थिंग विल गेट अप्रिशिएटेड ओनली व्हेन इट इज रेलिवेंट टू दैट कंटेक्स्ट, है ना। आपके उस एसे के अंदर, एथिक्स के आंसर के अंदर बन रही है बात। अब सेकुलरिज्म पे ही आपका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकुलरिज्म पे है, और वहां पे आप अगर गांधी को डालते हो, नेहरू को डालते हो, देन इट्स रेलिवेंट, है ना, तब आपका समझ में आता है। लेकिन अब बात चल रही है किसी भी चीज की, मतलब समझ लो साइंस की चल रही है, और वहां पे आप किसी तरह से घुसेड़ने की कोशिश करो, तो देन इट माइट लुक ऑकवर्ड। तो यूज करना है, नॉट एन इशू, आप ऐसे में यूज करो, एथिक्स में यूज करो, जहां आप किसी आंसर में आपको लग रहा है यूज करो, लेकिन ये देखते हुए कि कितना रेलेवेंट है वो वहां पे, ठीक है। यस, देखो मेडिकल साइंस वाज अ लिटिल मोर एग्जॉस्टिव, और मैंने कई सारे ऑप्शनल को एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले जब मैं आई थी आफ्टर माय इंटर्नशिप, आई टुक पबैड एंड संस्कृत, ठीक है, और वो दोनों ही ऑप्शनल मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि वो जल्दी हो रहे थे। आई 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 हैड नथिंग एल्स इन माय माइंड, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था और तब तक मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, मतलब पढ़ा नहीं था इन द सेंस कि आई हैवंट इवन डिसाइडेड अपॉन माय ऑप्शनल्स। तो वो बहुत ही हैफ हैजार्ड वाला डिसीजन था। और जब मैंने बाकी सारे ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर किया, आई फाउंड philosophy to be very interesting, short, of course short, and मुझे लगा कि मैं कर लूँगी इसमें। I felt that confidence, so that is why I always suggest my students के you should evaluate for your own self कि ये आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, then go for it। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजें उस ऑप्शनल के प्रति ना एफिनिटी होनी चाहिए। एफिनिटी इन द सेंस यू शुड फील फॉर दैट सब्जेक्ट, है ना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार इसको पढ़ के मजा आ रहा है, या क्योंकि यार ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ने का है। अगर किसी चीज को पढ़ के मजा नहीं आएगा, मजा इन द सेंस नॉट इन द सेंस के आपको बहुत ज्यादा उसको, मतलब उससे कोई बहुत एक्सट्रैक्टिक फील होगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि यू लाइक रीडिंग इट, है ना। You just like reading it. It's a good read to you. It resolves your certain issues in your life. You feel कि हाँ भाई ठीक है, इसको और पढ़ना चाहिए, अच्छा ठीक है इसके ऊपर वाओ क्या बोला है, मतलब if you can appreciate the beauty of that subject, है ना। So there are people who may appreciate the beauty of geography. वाह क्या बता दिया है, क्या ये पहाड़ वहाड़ एंड ऑल। सो some people appreciate it, क्या थ्योरी दी है वेंगर्स ने, क्या थ्योरी दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। So if you appreciate it, go for geography, है ना। If you appreciate some other things in life, go for them. बट इफ यू लाइक इट, इफ यू अप्रिशिएट इट, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट। अगर आपको ऐसा लग रहा है हर फिलोसोफर को पढ़ते हुए कि इफ यू आर रीडिंग, कोई भी पढ़ा आपने, आपने लॉक पढ़ा, क्या बोल दिया इसने, क्या है ये, है ना, फिर नेक्स्ट यू से बर्कले, ये तो और ही पागल है। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंकर्स, एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स फिलोसफी, then it is a little मतलब you will feel कि you are studying about idiots, है ना। and if you have a sense of appreciation towards them, wow, at that time he did say this, मतलब what was he thinking, wow man, मतलब like it's such a nice theory he has built up, yes this explains something in life, this explains the world, है ना। oh wow, next the criticism was so interesting, मतलब कितना reasonable logical इसने criticism दिया है। if you can see the logic of that criticism, if you can see the logic of that theory and you can appreciate it, then you will feel like कि हाँ मैंने कुछ बढ़िया लोगों ने जो लिखा है बोल करा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। that will give you a sense of worth और value कि भाई मेरे को समझ में आ रही हैं चीजें, है ना, I am learning something good। अगर आपके अंदर वो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन है इस सब्जेक्ट के लिए, देन गो फॉर इट, इट्स अ वेरी नाइस, मतलब आई एम completely in love with this subject completely. I really like it because it helped me immensely, not just in my exams, of course I cleared my exam with this subject only,
and not just because I cleared it, I am thankful to philosophy, but as a subject also I like it. Even now, whenever I get time, I read it, and if I'm not reading, I'm showing off my philosophy knowledge to some other officer or somebody. So I'm telling ke what is the theory of evil to them if somebody tries to pester me with the religious knowledge. तो मुझे पता है, मैं बताती हूँ, अच्छा मैं बताती हूँ what is Syadwad, okay? Don't tell me. So that is, if you like appreciate it, go for it. ठीक है? Yes. I would recommend, uh, firstly, try to understand things first. Don't refer to too many options, like too many sources. And it's very important to trust one or two sources. Generally, अभी के students में मैं ये बात notice करती हूँ कि they are overwhelmed with the kind of choices they are being given. So you go for current affairs, you find 10 different notes, and you don't know which one to select and which one to trust. So with philosophy, there are not many. So this is one of the advantages. So you need to trust only one or two, trust them, and then trust them blindly. Blindly in the sense, trust के भाई ये sufficient है, क्योंकि वरना तो sufficient कुछ भी नहीं है ना? You become a philosopher and still nothing is sufficient. तो उन कुछ notes को identify कर लो, ये मेरे लिए sufficient है, समझ में आ गई हैं आपको जब चीजें, start preparing your notes or refer to one notes which you think कि आप revisable है. Revisable in the sense, I'm not saying you make notes every time, है ना? अब कुछ चीजें हैं जिनको आपको लगता है कि notes बनाने की जरूरत नहीं है, already note format में है, you just mark it, then it's fine. Revision is very important. Timely revision in the sense कि philosophy के साथ, हाँ, जो सबसे बड़ा disadvantage है कि it's a volatile subject. Volatile subject in the sense कि ये दिमाग से उड़ जाता है. So अगर आपने बहुत अच्छे से एकदम philosophy पढ़ ली और उसके 1 महीने तक आपने नहीं पढ़ी, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि भाई कांट ने क्या बोला था, तो आपको बहुत ही ऊपर की बात याद रहेगी. हाँ, उसने ये बोला था, उसने एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के बीच का एक बैलेंस्ड व्यू दिया था, ये किया था, आपको ऊपर की बात याद रहेगी, लेकिन आप अंदर की डिटेल्स भूल जाओगे. सो इसलिए रिविजन एट रेगुलर इंटरवल्स इज वेरी रिक्वायर्ड. और बाकी आंसर राइटिंग, द मोर यू राइट द बेटर यू गेट एट इट, है ना? और अपना फॉर्मेट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक समथिंग मे बी यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट, मतलब ये दिस इज व्हाट आई फॉलोड, बट यू मे लाइक टू ऐड समथिंग मोर इनटू इट. यू से थिंक नहीं यार, यहाँ पे इसकी जगह मैं एक और चीज लगाना चाहता हूँ या इस चीज को हटाना चाहता हूँ. इट्स कम्प्लीटली एट योर विजडम. आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. इंटरव्यू में इंटरव्यू वैसे इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट इंटरव्यू इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को 5 लोग बैठ के जज करते हैं. ठीक है? और देखो, अगर आज हम लोग हैं, जैसे अगर इन इजी टर्म्स कि अगर मैं आज इनको बोलूं कि भाई तुम इस आदमी से तुम बात करो 15 मिनट और जज करके बताओ कि ये आदमी कैसा है. ठीक है? जो एट्रीब्यूट्स ये देखेंगे, लगभग वही एट्रीब्यूट्स एग्जामिनर वहाँ जहाँ पे वो जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे रहते हैं, वो भी यही देखते हैं, है ना? ये बात करेगा तो बोलेगा ये लड़का तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा गहराई नहीं है, ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअली मज़ा नहीं है ना? पढ़ा है इसने लेकिन सुपरफिशियली पढ़ा है. ओपिनियन किसी किसी मामले में ठीक है, किसी किसी मामले में सही नहीं है. मतलब यू नो दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स वी पास ऑन डेली बेसिस about our friends, about people we don't like, people we meet, है ना? ऐसे जजमेंट्स हम पास करते रहते हैं ना कि यार वो लड़की तो ठीक है लेकिन ठीक ही है बस, है ना? तो we kind of put these things into word. तो वही है, वही जजमेंट है. तो हमारी पर्सनालिटी में गहराई तभी आएगी जब हम गहरी चीज़ों की तरफ जाएंगे. गहरी चीज़ों की तरफ मतलब कि अगर हमें सुपरफिशियल नॉलेज है तो हम कितना छुपा लें वो दिख जाती है ना? वो एकदम चीख चीख के बोलने लगती है. अगर हम एग्रेसिव हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सबड्यू कर ले, तब भी कहीं ना कहीं से आपका एग्रेशन किसी ओपिनियन में, किसी बात में, किसी क्वेश्चन के आंसर में, किसी फेशियल एक्सप्रेशन में बिट्रे कर जाता है
है ना, बहुत ज्यादा बिट्रेयल होता है इस चीज में। तो कई लोग होते हैं एकदम प्यार से आंसर देते, मतलब आई हैव टेकन फ्यू मॉक इंटरव्यूज, सो तो वहां पे ऐसा होता है कि बच्चा एकदम प्यार से जवाब दे रहा है, यस मैम, यस सर, आप उनसे उससे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लो जो थोड़ा सा मतलब उसको पिंच करता हुआ हो, एंड सडनली वो बोल तो कुछ नहीं पाएगा, ऑफ कोर्स द पर्सन कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम ऐसे हो जाएंगे, बाहर मिलो फिर बताता हूँ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिट्रे योर पर्सनैलिटी, है ना। तो जब तक हम अपनी पर्सनैलिटी को वैसा ना बना लें जैसा कि एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी को होना चाहिए, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू नो। अपनी प्रिपरेशन के दौरान वी शुड ट्राई कि चीज़ों के बारे में हमें सतही नॉलेज ना हो, मतलब वी शुड नो थिंग्स डीपली, उनके प्रो कॉन्स के आर्गुमेंट हमको पता हों, और हमारे बात करने का तरीका इतना ऐसा हो कि जिसके अंदर सब्सटेंस आए, जार्गन ना आए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले आए। सो दीज आर ऑल थिंग्स, दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यार इंटरव्यू की क्लास नहीं है यार, फिलोसफी की क्लास है। Philosophy, yes, yes. In interviews, they every time, like I have given 4 interviews, so every time they have asked me about philosophy. So once I was asked about Charvak and how his philosophy, what is his philosophy, and how we people follow it. ये सब था. Once it was about Buddhism, like principles of Buddhism. Is it useful? Is it not? Is it a practical philosophy? All these things उन्होंने पूछा था. And because I'm a Jain, so once they asked about Jain also. And Vedant is one of their favorites. They ask about it. Gita, Gyan of Gita and all. So every time there has been a question from philosophy, and it's tackleable. There is nothing because philosophy intrigues them ना कि भाई अरे वाह, मतलब philosophy का student है तो कुछ एकदम ज्ञान की बात इससे हम पूछ लेंगे. Hmm? It was regarding some theory, like it was regarding कि what is Syadvad, what is Anikantvad, है ना? So I answered about that only कि भाई Anikantvad is this, and I understand about that concept. My understanding about that concept is this. Yes. Okay, so this is in going in the realm of being. Okay, yes. Uh, this service is a very important service. A service important, I mean to say, it's a very balanced life you get. So you get appreciation. We all vie for appreciation, no? We want कि हमारे घर वाले हमें बोले क्या बेटा है, क्या बेटी है ना, इसने नाम रोशन कर दिया. So we all vie for that. So this service gives you that, है ना? And suddenly you become very smart for people. Maybe not in reality, but for people you suddenly become very smart. So people, my relatives, there are people who come to me and say, यार business में loss हो रहा है, क्या करें? How am I how am I even intelligent enough to tell you about your business? हाँ? Suddenly people think that you can tell you can suggest them about anything and everything on this earth. So people come कि बच्चे के ऊपर हाथ रख दो ये भी पढ़ लेगा, all these all these kind of things you get to experience. So in that sense, yes, you get respect, you get to do nice kind of work मतलब आपको काम करके मजा आता है, आपको चीजें पता चलती हैं कि भाई देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ना. So when you read about satellites and when you read about them in files, that's a different thing. Reading about something in newspaper and reading about them before they have even happened, so it gives you a sense of pride, accomplishment sort of. um, and of course it is a very good uh, uh, service for girls in the sense that you get the power, the respect and all the kind of niceties in a profession, and you get a lot of protection from government. Protection in the sense like all the आपको जो टाइमिंग्स की चीजें चाहिए होती हैं आपको, चाइल्ड केयर की, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ व्हिच नीड सपोर्ट, एंड government is the best employer. We all know it's one of the best employers. So it protects their employees, so you get pension, you get all these supporting things, perks of government service, you know?
वो आपको मिलते हैं. But if you are coming in for money, I will rather say it's better in private. So salaries are not to the matchup of private. So if you are by any chance thinking कि I'll buy a BMW someday or I will live in a villa, so think right away that you should go to private. There is no point struggling here for 3-4 years and then realizing कि अरे shit यार ये तो इतना ही मिल रहा है. There is no point. So better decide it now. Go for your startup. Go for your MBA. Go for your MNC right away. If you are thinking that you will get good money, you want to live a lavish, luxurious life, वो सरकार में नहीं मिलती है. और बाकी मतलब it's a good thing. If you want something specific, then meet me outside. Yes. यार पहली बात तो मैकियावेली जो है ना फिलोसफी के अपने सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, है ना. वी डोंट रीड मच अबाउट इट. इट्स नॉट अ सेपरेट फिलोसफी दैट वी रीड. वी जस्ट रीड अबाउट इट एज अ रेफरेंस इन द सेंस कि थोड़ा बहुत इधर किसी आंसर के अंदर अपनी वही इंटेलेक्चुअल शो ऑफ के लिए आपने इधर उधर नाम वाम डाल दिया थोड़ा. इट्स मेनली यूज फॉर दैट ओनली, है ना. इट्स मैकियावेली इज मोर यूज्ड इन डिस्कशंस. तो जो क्रिटिसिज्म है, देखो जो वैलिड क्रिटिसिज्म है वो तो सर्च करना पड़ेगा कि किसी वैलिड सोर्स से ही पता चलेगा, है ना. जैसे ब्रिटानिका वगैरह के अंदर कुछ रहते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे अगर कुछ वैलिड है. बाकी हिंदी के अंदर तो यार मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे सोर्सेज अपने आप ही क्रिएशन हो रही है. हाँ, वो बहुत ज्यादा क्रिएशन हो रही है. किसी को लगता है यार ये तो बुरी बात है ही, तो वो अपने आप से क्रिटिसाइज मतलब अपने आप से मैकियावेली बन क्रिटिसाइज चालू कर देता है. सो उन सोर्सेज से बचना चाहिए. Yes. Yes. This is a philosophy session. Okay, come. क्या come again? देखो every occupation has its own perks and punishments. हाँ. So there are costs. So you cannot say कि भाई मुझे ये भी चाहिए और मुझे इसके consequences भी नहीं झेलने, है ना. You cannot do that. So अब IFS जो सर्विस है उसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि you may be getting transferred quickly in 2 or 3 years to different countries. You need to have that kind of tastes and knowledge of international affairs and all. So ये चीज़ें हैं. अब आपको अगर आप बोलो कि भाई यार मैं ये नहीं कर, मैं सिर्फ उसके perks चाहिए, मुझे सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करनी है और पार्टीज में जाना है, बट मैं ट्रांसफर्स नहीं चाहती, दिस इज नॉट डन, है ना. सो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. इट्स ऑलवेज अ पैकेज. सो इफ यू लाइक द पैकेज इट्स फाइन. इफ यू डोंट लाइक इट डोंट ऑप्ट फॉर इट, है ना. तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपको जैसे कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इफ दे विल बिकम IAS देन दे जस्ट थिंक अबाउट द पर्क्स. थिंक अबाउट द पर्क्स लाइक दे थिंक बहुत बड़ा घर मिलेगा, वाह एकदम बढ़िया गाड़ी, 4-5 नौकर, एकदम मतलब मस्त लाइफ सेट. सो यस दैट हैपेंस. लेकिन ये नहीं वो लोग सोचते कि मतलब इट्स अ 24/7 जॉब, है ना. सो आप सुबह 8 बजे से चालू होगे, रात को 11 बजे तक काम करोगे, है ना. और अगर रात को किसी कुछ हो गया 2 बजे भी, देन यू विल हैव टू रन, देन यू हैव टू रश टू द स्पॉट एंड सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, है ना. वो ये नहीं सोचते कि अगर दिवाली हो रही है तो बाकी लोगों के लिए दिवाली है, बट फॉर यू इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज. आपको सोचना है कि भाई यहाँ पे वो ना हो जाए, यहाँ पे आग ना लग जाए, ये ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, है ना. यू हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स. सो नाइसिटीज यस, बट अगेन इट्स अ पैकेज. इट कम्स विद अ पैकेज. आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. पावर है तो मतलब उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे है. यार यूट्यूब यार मेरे को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, बोलोगे तो मैं ही बना दूंगी.
लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं, थोड़े बहुत हैं. देयर इज स्कूल ऑफ लाइफ कर कर है एक, है ना, स्कूल ऑफ लाइफ करके. देयर इज वन चैनल, दो चार है. एंड आई फाउंड देम गुड. थोड़ा हमारे सिलेबस के ओरिएंटेड नहीं है, दैट इज एन इशू. मतलब वो जनरली बताएंगे, वो डिस्कशन वाले फॉर्मेट में बताएंगे. डिस्कशन वाले में मतलब कि आप मैकियावेली के हिसाब से क्या बातें हैं, या मतलब जैसे प्लेटो बताएंगे तो वो प्लेटो ने क्या है, प्लेटो इज वन पर्सन, उसने सब बोला है. आप जो बात बोलोगे उसने कहीं ना कहीं से बोली है. तो हाँ, तो वो उसके प्लेटो के बारे में बहुत जेनरिक बातें बताएगा कि उसने ऐसा बोला, सोसाइटी के बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला. लेकिन हमारे सिलेबस में कितना पोर्शन है जो प्लेटो ने बोला उसका 5% भी नहीं है, है ना. सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट 5% वाला जो हमारे सिलेबस में है. बाकी चीजें इट्स गुड टू नो, देयर नथिंग गेट्स हार्म, मतलब नोबडी गेट्स हार्म्ड बाय नोइंग मोर. तो अगर आपको प्लेटो के बारे में 15 बातें और पता हैं तो इट्स गुड, लेकिन हमारे उतनी काम की नहीं है, पेपर के हिसाब से काम की नहीं है. यस yes. नहीं, यही है बिल्कुल. आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है, यही है कि हर फिलोसोफर अपने टाइम पे रेलेवेंट रहता है ना. उस टाइम पे उसने उसके हिसाब से उसने बड़ी रेवोल्यूशनरी बात सोची होती है. लेकिन धीरे धीरे जब नई फिलोसफीज, नई डिस्कवरीज, नई इन्वेंशंस, नई चीजें सोच आती जाती है तो लोग फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं. देन वो अपनी देते हैं. अब क्रिटिसिज्म करेगा तो इंसान बोलेगा ना ये सही नहीं है, तो सही क्या है, ये सही है. अब लेकिन इसने जो फिलोसफी दी वो नेक्स्ट वाले को पसंद नहीं आई. उसने कहा देखो तुम्हारी फिलोसफी में ये गड़बड़ है. तो दिस इज वही चेन है, इट्स एन एवोल्यूशन. सो फिलोसफीज हैव इवॉल्व्ड विद टाइम. तो उसको उसका अप्रिसिएशन यही है कि उस वक्त पे उसने ये सोचा, कितनी अच्छी बात सोची, वो वाली बात है. किसकी फिलोसफी के सब्जेक्ट की? आ, या देखो ये तो बहुत बेहतर तरीके से कोई कोचिंग वाला ही बता पाएगा, है ना. और मतलब अगर स्टार्ट करना, आई विल रादर से कि स्टार्ट विद इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी. मेजर चंक वही है ना. अगर आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाए तो समझ लो एक बहुत बड़ा चंक आपने निपटा लिया, क्योंकि पेपर 2 इज रिलेटिवली वेरी इजी, है ना. उसमें सोशियो पॉलिटिकल है, दैट इज क्वाइट इजी, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा जनरल स्टडीज से मिलता जुलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है. देन दिस रिलीजियस फिलोसफी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो है हमारा, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है. काफ़ी कॉन्क्रिटाइज्ड हैं चीज़ें, नोट्स वोट्स भी अच्छे हैं, तो उनसे काम चल जाता है. लेकिन जो पेपर 1 और मतलब पेपर 1 है बेसिकली, वो थोड़ा लंबा है. इसमें इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी. तो स्टार्ट विद समथिंग मोर विच यू कैन आइडेंटिफाई विद, लाइक इंडियन फिलोसफी. वो है ना, आपको धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेगा. कैसे कनेक्ट होने लगेगा? कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बढ़ेगी, है ना. जैसे अगर आपसे मैं आर्टिफिशियली बोलूँ यार इस फिलोसोफर को उस वाले कॉन्सेप्ट में डालना, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जिस कंटेक्स्ट में आंसर पूछा गया है उसी कंटेक्स्ट में आप उसको अप्लाई कर पाओ. ठीक है, जैसे कि जब यूनिटी की बात हो रही है तो हम ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं, है ना. ब्रह्म इज ऑल अबाउट यूनिटी, है ना. जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है देन यू कैन टॉक अबाउट मे बी हीगल. तो वहां पे यू हैव टू स्लोली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड देन अप्लाई इट, कि भाई ये इसका एप्लीकेशन कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट या कौन से आइडिया पे हो रहा है. देखो ऑर्डिनरी ही होनी चाहिए, है ना. फिलोसोफर वाली लैंग्वेज तो अपन लिख ही नहीं सकते, कोई भी नहीं लिख, मतलब मे बी सम पीपल हु कैन राइट वेरी फ्लारी, दे कैन राइट, बट सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन टर्म्स आनी चाहिए, है ना. सो आई एम अ डॉक्टर,
इफ आई जस्ट से कि अगर कोई मेरे पास आए और वो मेरे को मैम पेट में दर्द हो रहा है और मैं भी बोलूँ हाँ यार तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको लगेगा इसकी किस बात के डॉक्टर है, ये तो मैंने ही बता दिया था, है ना. तो आई हैव टू शो ऑफ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं बताऊंगी यार तुम्हें गैस्ट्राइटिस हुआ है, तो मैंने टर्म फेंकी ना, तो टर्म से क्या हुआ, उसको लगा कि मैंने पढ़ा है. तो उसी तरह हमें पेपर में करना है कि आपको लेमैन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन यू हैव टू यूज फिलोसफिकल टर्म्स, है ना. सो whenever you are talking about Plato, you have to write dichotomy of existence, है ना. There is one empirical world, there is another transcendental world, है ना. There he has expressed his concept through theories of copy theory, expression. So these are terms. आपको अगर इसी तरीके से लिखोगे, अगर इसी बात को, और इसमें शब्द भी कम लगेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास फिलोसफी के अंदर जगह कम रह जाती है, लिखने को बहुत कुछ होता है, बहुत सारे आंसर्स में, है ना. सो अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखने लगोगे तो आपकी जगह बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और टर्म इफेक्ट इम्प्रेसिव भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने टर्म्स नहीं डाली है ना, जो एडिक्वेट टर्म्स हैं, हर सब्जेक्ट की टर्म्स होती हैं, वो डालनी बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर आप पेपर 2 का पेपर लिख रहे हो और अगर आपने कहीं पर आर्टिकल, कमीशन, ये सब नहीं डाले हैं, तो बहुत जेनरिक आंसर लगेगा, है ना. यू हैव टू पुट दैट आर्टिकल्स, भाई इस आर्टिकल के अंदर ये बॉडी थी, ये बात हुई, या ये कमीशन, या ये लॉ, इस चीज़ें आप डालते हो ना पेपर 2 के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री की लैंग्वेज डालते हो, तो उसी तरीके से इन फिलोसफी यू हैव टू पुट फिलोसफिकल लैंग्वेज. बट बाकी चीज़ें इजी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम हाई फाई फिलोसफी डालने की कोशिश करो. कोशिश करना चाहिए उनको स्टिक करने का, है ना. लेकिन इफ़ यू कैन, मतलब अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है एंड यू कैन राइट मच मोर देन दैट, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है. तो इसका मतलब हमें थोड़ा और रीड करने की ज़रूरत है ना. मतलब हमारे पास कंटेंट की कमी है, कंटेंट हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो उसके अंदर अब ये देखो कि आप हाउ कैन यू मेक योर आंसर मोर इम्प्रेसिव, हाउ कैन यू एम्बेलिश इट, है ना. एम्बेलिशमेंट मतलब होता है ना सजाना, कैसे सजा सकते हो आप, कौन सा कंटेंट वहाँ पे डालो कि और अच्छा लगे, आप अपनी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को कैसे कर सकते हो, है ना. सो आई थिंक यू मस्ट, पीपल मस्ट बी नोइंग दिस वे, कि जैसे आप कोई चीज़ है, जैसे अगर आपने वुमेन लिया, ठीक है, वुमेन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो ट्राई टू पुट एज मेनी dimensions as you can think of, है ना. so you can think के empowerment, उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं, सोसाइटल नॉर्म्स क्या क्या हैं, इकोनॉमिक इम्बैलेंस कैसे है, कैसे उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल रहा है, या फिर उनके क्राइम कितना ज़्यादा होता है वुमेन के लिए, तो इसके कारण, तो यू कैन थिंक ऑफ इट इन मल्टीपल डायमेंशंस, है ना. वंस यू कैन थिंक ऑफ एनी सब्जेक्ट इन मल्टीपल, तो आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं पड़ेगी. अच्छा, रिलीजन वाले के लिए, फिलोसफी ऑफ रिलीजन वाले के लिए अगेन उसको भी आपको सिलेबस के अनुसार, अब सिलेबस जो है पेपर 2 का, आप फिलोसफी ऑफ रिलीजन का सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर जैसे कोई सब्जेक्ट लो, मिस्टिसिज्म ले लो, है ना. सो मिस्टिसिज्म के अंदर यू कैन टॉक अबाउट कि भाई वो रिलीजियस एक्सपीरियंस से कैसे अलग है, मतलब यू स्टार्ट कंपैरिजन, जहाँ आपको कंटेंट की कमी पड़े वहाँ पे कंपैरिजंस चालू कर दो, है ना. कंपैरिजंस आर ऑलवेज गुड. आप उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, आप उसके कॉन्ट्रोडिक्शंस बता दो कि क्या होते हैं, तो इस तरीके से यू कैन इंक्रीज योर कंटेंट. और अल्टीमेटली यू हैव टू रीड. जब तक आपके पास 10-15 पॉइंट्स ना हो, तब तक किसी भी आंसर को लिखना मतलब इट्स लाइक के थोड़ा जार्गन तो आएगा ही. यस. तो लिखना चाहिए, अगर आपको पता है कि ये कांट ने बोला है तो आप लिखो. अगर नहीं पता तो फिर तो यार फिर ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो आपको एक्सप्लेन ही करना है बस. फिर क्या कर सकते हैं, जब पता ही नहीं है तो इन्वेंट तो करेंगे नहीं. तो देन यू राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इट. यस. क्वेरी सॉल्व. ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड and get selected, everybody of you. Thank you.